चलो चैप्टर नंबर 6 पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 5 तक हम पढ़ चुके हैं, उसकी वीडियोस भी मैंने डाल दी भाई। ठीक है, मतलब 15-20 मिनट की वीडियो आपके पास में खूब टाइम है कल 2 बजे तक। ठीक है, तो खूब देखना, मतलब 4-5 बजे से उठ के खूब देखना उनको, हो जाएगा। अब आराम से आगे पढ़ते हैं। तनाव व स्वास्थ्य, इसमें हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य, कार्य निष्पादन व संबंधों पे प्रभाव, स्ट्रेस एंड हेल्थ, हेल्थ एंड वर्क प्रोडक्टिविटी व इम्पैक्ट ऑन रिलेशंस। ठीक है, तो यहां पे हम क्या पढ़ेंगे कि जो स्ट्रेस होता है ना, उसका हमारे फिजिकल हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बता रखा है कि मैक एवन नाम का एक विद्वान था, तो इसने एक मॉडल दिया था, एलोस्टैटिक लोड मॉडल या एएलएम मॉडल। नाम आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसने क्या कहा था, मैक मैक एवन विद्वान ने एएलएम मॉडल दिया, तो इसमें कहा था कि बार बार तनाव की स्थिति में शारीरिक तंत्र पे बुरा असर पड़ता है जब शरीर अत्यधिक कोर्टिसोल को स्रावित करता है। अब देखो, ऐसे लोग जो कि बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज्यादा पैनिक मोड में रहते हैं हर टाइम, मतलब जिनके चेहरे पे आपको हमेशा गुस्सा ही मिलेगा। ठीक है, बार बार मतलब उनको अब बेचैनी सी फील होती है। तो बार बार देखो, बार बार भी स्ट्रेस लेना अच्छी बात नहीं है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि दोस्तों हमारा जो शरीर है वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बना है। जैसे कि गली के अंदर कुत्ते अगर पीछे पड़ गए गलती से, तो हमारे शरीर के अंदर दोस्तों जो एनर्जी है अचानक से स्रावित होगी और हम बहुत तेजी के साथ में दौड़ेंगे और घर तक पहुंच जाएंगे। समझे? लेकिन यही जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस आया ना तभी तो भागे कुत्तों से बचने के लिए, लेकिन यही स्ट्रेस अगर बार बार आए तो दोस्तों हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो मैक एवन ने एएलएम मॉडल के द्वारा यही बताया कि अगर हम तनाव को बार बार लेते हैं, है ना, तो हमारे शरीर पर और मन पर काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। आगे देखते हैं। अब देखो, यहां पर दोस्तों एक इंसान को बीमारियां कब घेरती है, जब वो जंक फूड खाता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा तला हुआ, ठीक है, सड़ा हुआ, भुना हुआ खाना खाता है, तो उसको मोटापा यानी कि ओबेसिटी हो जाता है, उसको दिल की बीमारी हो जाती है और कैंसर तक हो जाता है। ठीक है, तो खान पान की वजह से ये बीमारियां इंसान को घेर लेती हैं। अब यहाँ पे तनाव का प्रभाव पड़ रहा है अपन फिजिकल हेल्थ पे, तो इसमें मेक एवन का एएलएम मॉडल ध्यान रखना कि बार बार स्ट्रेस लेने से फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो प्रभावित होती है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, शरीर में अत्यधिक तनाव आ जाता है। अब देखो, कोई भी पैनिक सिचुएशन आती है, कोई भी आपातकालीन परिस्थिति आती है, तो शरीर के अंदर अत्यधिक तनाव आ जाता है। जैसे कि अंधेरा, बिल्कुल घर के अंदर लाइट चली गई है, अंधेरा, ठीक है, खिड़कियां खुल रही है अपने आप से बंद हो रही है, तनाव आ गया। तो तनाव वो तो थोड़े टाइम के लिए था, लाइट आ गई तो फिर से खुश हो गए। अगर वो ऐसा ही तनाव अगर हमारी लाइफ के अंदर काफी लंबे समय तक बना रहा, जिस तरह से हम डरते हैं, घबराते हैं, ठीक है, चीजों को फेस करने से पीछे हट जाते हैं, तो इससे क्या होता है दोस्तों, हमारी दिल से संबंधित बीमारियां और कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी कि दिल के दौरे आएंगे और साइलेंट अटैक आएगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी ये धीरे पड़ जाएगी। देखो, मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है, जैसे कि जब सो रहे होते हैं तब भी तो सांस ले रहे होते हैं, बाहर निकाल रहे होते हैं सांस को। ठीक है, तो वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो शरीर करता ही रहता है, राइट। तो ऐसी जो प्रक्रियाएं हैं वो भी प्रभावित होती है, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है यानी कि न्यूरल सिस्टम है वो भी प्रभावित होता है, हमारा व्यवहार प्रभावित होता है। अब जिसको बार बार स्ट्रेस आता है ना, वो चिड़चिड़ा रहेगा। अब उसको फर्स्ट रैंक आ जाएगी किसी एग्जाम में तब भी वो खुश नहीं होगा, राइट। तो बार बार स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, इस क्योंकि शरीर को काफी सारी बीमारियां घेर लेती है, इसलिए खुश रहना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। आगे क्या लिखा, साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी के अध्ययन के अनुसार तनाव के कारण शरीर की प्रतिरक्षक प्रणाली कमजोर हो जाती है और निम्नलिखित विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अगर कोई इंसान बार बार स्ट्रेस लेता है, तनाव लेता है, तो दोस्तों उसको तरह तरह की बीमारियां होती हैं। पहली बीमारी है हृदय व रक्त वाहिनी विकार, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर इसको कहते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, दुनिया की मौतों की 16% मौतें सिर्फ दिल की बीमारियों से होने वाली मौतें होती है।
देखो 16% बहुत ज्यादा होता है। 100 में से 16 लोग मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दिल से संबंधित बीमारी होती है। जैसे कि डेटा दिया हुआ है 2000 ईस्वी में दिल के मरीज कितने थे? 20 लाख। 2019 में ये डेटा हुए 90 लाख। तो पहले हृदय विकारों पर भौतिक आधार पर अध्ययन होता था, लेकिन वर्तमान में व्यक्ति का व्यक्तित्व है। अब दोस्तों, आज से 20-30 साल पहले किसी को दिल की बीमारी होती थी तो उसे पूछा जाता कि आप स्मोकिंग करते हो कि नहीं करते, ठीक है, आप ड्रिंकिंग करते हो कि नहीं करते, मतलब भौतिक आधार पर फिजिकल वे में पूछा जाता था, ठीक है, स्ट्रेस लेते हो कि नहीं थे। लेकिन आज के टाइम पे दोस्तों, एक दिल के मरीज से डॉक्टर ये भी पूछता है कि आप लाइफ में खुश फील करते हो कि नहीं करते, आपको कोई डिप्रेशन है, किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस है कि नहीं है। तो उससे भी दोस्तों दिल की बीमारियां हो जाती हैं स्ट्रेस लेने की वजह से। तो जब व्यक्ति तनावपूर्ण स्थिति का सामना करता है तो उसके हृदय गति में वृद्धि, यानी कि उसकी जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है। उच्च रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर उसका काफी हाई चला जाता है। बार बार तंत्रिकाओं में उत्तेजना के कारण बिना घाव के भी रक्त के थक्के शरीर में बनने लगते हैं। खून एक, हाँ, अगर कोई इंसान बार बार डिप्रेशन में आता है, बार बार स्ट्रेस में आता है, तो क्या होता है, हमारी शरीर में काफी सारी वेन्स होती है, धमनियां होती है, ठीक है, तो ब्लड काफी तेजी से फ्लो होता है। खून अगर तेजी से बहेगा तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो तंत्रिका है, तंत्रिका तंत्र, उसमें उत्तेजना होती है। उसके कारण से शरीर के अंदर ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, यानी कि खून के थक्के जगह जगह बन जाते हैं। इस बीमारी को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं इस बीमारी को। कि शरीर के अंदर जगह जगह पर खून के थक्के बन जाना नसों में, वो क्या कहलाता है? थ्रोम्बोसाइट्स। तो तनाव के कारण थ्रोम्बोसाइट्स नाम की गंभीर बीमारी हो सकती है। लंबे समय तक जो लोग तनाव में, चिंता में बने रहते हैं तो उनके शरीर से दो हार्मोन निकलते हैं। एक तो कैटेकोलाइमन, याद करना है इसको, कैटेकोलाइमन बार बार याद करके लिख के, कैटेकोलाइमन और कार्टिकोस्टेरॉइड। बार बार तनाव लेने से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, कैटेकोलाइमन और कार्टिकोस्टेरॉइड। तो इससे क्या होता है, हमारी शरीर की जो वेन्स होती है, जो धमनियां होती है, उनको नुकसान पहुंचता है और इससे इंसान हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझेगा आने वाले टाइम पे। लंबे समय तक धमनियों में अगर खून का प्रवाह सही से रूप से नहीं होता है तो विद्युत आवेग, इलेक्ट्रिक इम्पल्स ठीक से काम नहीं करेगा, तो हृदय आघात, हार्ट स्ट्रोक बनता है। ठीक है, अब देखो, आपने इंटरनेट पे कुछ वीडियोस देखी होंगी कि कोई एक बच्चा, शायद जबलपुर की या इंदौर की थी, एक वीडियो मैंने देखा था यूट्यूब पे, कि किसी कोचिंग क्लास के अंदर कोई 20-22 साल का लड़का होगा, ठीक है, वो पढ़ रहा था, अचानक से वो टेबल पे गिर जाता है। एक और ऐसा वीडियो देखा कि जहां पे एक जो व्यक्ति है वो डांस कर रहा होता है किसी भी शादी में, तो वहां पे वो अचानक से गिर जाता है। दोस्तों क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि दोस्तों, दिल को धड़कने के लिए क्या चाहिए होता है? दिल को धड़कने के लिए इलेक्ट्रिक इम्पल्स चाहिए होते हैं। ये दिल ऐसे थोड़ी धड़कता है। विद्युत आवेग जब होता है तब दिल धड़कता है, और तब ये जो दिल है वो हमारा ब्लड है उसको पंप करता है और वो शरीर के अंदर बहता है। अगर मान लो किसी इंसान के दिल में इलेक्ट्रिक इम्पल्स आना बंद हो जाए, यानी कि दोस्तों विद्युत आवेग ही आने बंद हो जाए, तो दिल धड़केगा नहीं और इंसान वहीं पे मर जाएगा, हृदय आघात या फिर हार्ट स्ट्रोक के कारण। तो स्ट्रेस लेने से दोस्तों हार्ट स्ट्रोक भी आ सकता है, सोचो आप। मतलब दिन के अंदर अपन 10 चिंता कर लेते हैं फालतू की, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोस्तों आने वाले टाइम पर ऐसी डिजीज हमें घेर सकती है। कई सप्ताह तक हाई ब्लड प्रेशर बने रहने से गुर्दे की खराबी यानी कि किडनी खराब हो सकती है, हमारा दिल खराब हो सकता है और ऐसे में मौत। जीना था 80 साल और 30 साल की उम्र में ऊपर वाले को प्यारे हुए, ऐसा काम नहीं करना है। इसलिए किसी भी, कोई भी टेंशन आपको चल रही हो इंडिविजुअल लाइफ में, फैमिली से रिलेटेड, है ना, किसी भी रिलेशनशिप से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, वो चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। हाँ, थोड़ा सा ये रखना है कि मतलब एक लिमिट से ज्यादा मैं चिंता नहीं करूंगी या करूंगा, राइट। नहीं तो दोस्तों दिमाग तो खराब होता ही है, शरीर की बीमारियां और अलग परेशानी में डाल देंगी। अधिक कोर्टिसोल के स्रावित होने के कारण, कोर्टिसोल हार्मोन कब स्रावित होता है? जब इंसान को गुस्सा आता है,
या वो चिंता में होता है, तब कोर्टिसोल हार्मोन स्रावित होता है। उसके कारण से दोस्तों अवसाद यानी कि चिंता घेर लेती है उसको और मोटापा हो जाता है। ठीक है, 2000 ईस्वी में भारत में हृदय रोगी कितने थे? 118 मिलियन। और 2025 तक कितने हो जाएंगे? 213 मिलियन। ये सब देखो डेटा कितना डरावना है। 118 मिलियन कितना हो गया? ये 11 करोड़ 82 लाख हो गया। 213 मतलब ये 21 करोड़ हो गया। ठीक है, 2025 में 21 करोड़ पहुंच जाएंगे दिल के रोगी। तो दोस्तों हम एक्सीडेंट का नाम लेते ही है, ठीक है, हमें ये पता कोरोना के अंदर इतने मर गए, लेकिन दोस्तों कोरोना से ज्यादा कहीं तो दिल की बीमारियों से लोग मर रहे हैं, राइट। पेप्टिक अल्सर, अल्सर ये कब होता है? जब भोजन को पचाने हेतु अत्यधिक जठरस गैस्ट्रिक जूस स्रावित कर दिए जाते हैं। तो देखो, कोई चिंता अगर दिल के अंदर है, ठीक है, और वो पूरे दिन ही घूम रही है, राइट, तो उसके कारण से स्ट्रेस होगा। और स्ट्रेस होता है तो खाना पचाने के लिए, ठीक है, खाना पचाने के लिए पैनक्रियाज यानी कि जो हमारा अमाशय होता है ना, पैनक्रियाज, वो एक प्रकार का जूस सिक्रेट करता है, एक प्रकार का रस स्रावित करता है, उसको जठर रस कहते हैं, ठीक है। तो पैनक्रियाज यानी कि अमाशय जठर रस को बहुत ज्यादा स्रावित कर देगा। इससे क्या हो सकता है दोस्तों? पेट में अल्सर बन सकता है, पेट के अंदर घाव हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, और काफी लंबे समय तक हम हॉस्पिटल में एडमिट रह सकते हैं। ठीक है, ये होता है पेप्टिक अल्सर। तो आपको ये याद रखना है कि थ्रोम्बोसाइट नाम की बीमारी होती है, खून के थक्के बन जाते हैं स्ट्रेस लेने से, ठीक है। कोर्टिसोल हार्मोन स्रावित होता है, और ये दो हार्मोन कैटेकोलाइमन और कार्टिकोस्टेरॉइड ये स्रावित होता है जब कोई व्यक्ति स्ट्रेस लेता है, तो उसको हाई बीपी की समस्या बनी रहेगी, ठीक है। और दुनिया की 16% मौतें दिल की बीमारी से होती है, और दिल की बीमारियां सीधे सीधे स्ट्रेस से रिलेटेड, स्ट्रेस से जुड़ी हुई है। ठीक है, आगे ये पढ़ते हैं दोस्त, एलर्जी। तो विद्यालय और कार्यस्थल पे तनाव लेने से एलर्जी हो जाती है। अब स्कूल में और वर्क प्लेस पे एलर्जी बहुत टाइप की होती है। स्किन एलर्जी होती है, हेयर लॉस एलर्जी होती है। अब देखो, जैसे बाल उड़ना, बाल सफेद होना, ठीक है, बालों की जो प्रॉब्लम्स है दोस्तों स्ट्रेस से भी जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। जो व्यक्ति इंसान ज्यादा सोचता है, ज्यादा चिंता करता है फिजूल का, ठीक है, तो उसको हेयर लॉस भी, हेयर डैमेज भी काफी ज्यादा होता है। दमा, अस्थमा, ठीक है, तो दमा को इंग्लिश में कहते हैं अस्थमा। तो स्ट्रेस लेने से अस्थमा भी हो जाएगा, देखो क्या बात है। संक्रामक जुकाम व फेफड़ों से इन्फेक्शन से दमा होता है। अब दमा होता कैसे है? जैसे कि काफी लंबे समय तक जुकाम रहा, फेफड़े हैं, लंग्स हैं, उनमें इन्फेक्शन बना रहा, तो दमा हो जाएगा, ठीक है। अब ये होता क्या है दोस्तों? होता क्यों है? लंबे समय तक अगर घर में कलेश चल रहा है, घर वाले ही लड़ते रहते हैं, ठीक है, या फिर कंपनी के अंदर हमारा खराब प्रदर्शन चल रहा है, काम का काफी ज्यादा दबाव है वो हमारे ऊपर आ पड़ा है, ठीक है, तो हमारे क्या हो सकता है कि फेफड़ों में भी संक्रमण हो सकता है। अगर जुकाम लग गई तो फिर तो अस्थमा हो जाएगा। जो लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज्यादा सोचते हैं, उनको लगातार सर दर्द की स्थिति बनी रहती है, परसिस्टेंट हेडेक होता रहता है। और लगातार सर दर्द है, इसका मतलब दोस्तों सोचने समझने की शक्ति कम होगी, और आगे चल के वो माइग्रेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तनाव से और क्या क्या हो सकता है? कैंसर तक हो सकता है, खांसी जुकाम हो सकता है, अशांत मन स्थिति यानी कि जो मन है ना दोस्तों, मन है उसके अंदर बहुत अलग तरह के विचार चलते हैं, मन शांत नहीं रहता, चिंता और उदासी यानी कि अवसाद की स्थिति। देखो अवसाद है ना, ये एक प्रकार की ऐसी स्थिति में जिसमें चिंता भी लगी रहती है, इंसान उदास भी रहता है, ठीक है, और अकेलेपन को पसंद करता है इस स्थिति में, और अवसाद को डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो अवसाद, अशांत मन स्थिति, खांसी जुकाम, कैंसर, है ना, पेप्टिक अल्सर, और दिल की संबंधित बीमारियां, ये सब दोस्तों स्ट्रेस लेने से होती हैं। बर्नआउट, बर्नआउट का मतलब समझते हो ना, इंसान को स्ट्रेस हो गया है, और इतना स्ट्रेस हो गया कि जो अपना माथा है वो दीवार पे फोड़ने लगता है, चीजों को पटकने लगता है, और इरिटेट होने लगता है, बात बात पे गुस्सा होने लगता है, उस इंसान को ये बर्नआउट हो चुका है। नकारात्मक आत्म छवि, तो कई बार मतलब हफ्ते में, 2 हफ्ते में, मेरे को लगता है कि एक दिन के अंदर ऐसा विचार आ जाता होगा कि यार मैं क्या कर पाऊंगी, मेरा क्या होगा, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं ऐसे ही दिखती हूँ, ठीक है, मेरे को कैरियर में क्या होगा मेरा, ठीक है, कैसे नौकरी लगेगी, आते हैं ना ऐसे विचार। तो खुद की जो सेल्फ स्टीम है, खुद की जो सेल्फ इमेज है, उसके बारे में नेगेटिव सोचने लगते हैं अपन।
यानी कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं किसी को डिजर्व नहीं करती, मैं किसी के लायक नहीं हूं। इस तरह की जो बातें, ये नकारात्मक आत्म छवि के कारण होता है। अपराध बोध, यानी कि दोस्तों घर में कुछ भी हुआ हो या फिर किसी ने भी कुछ भी गलती की हो, लेकिन आप मानते हैं कि सारी गलती मेरी है, सब मेरे कारण होता है, ये ऐसी स्थिति को अपराध बोध कहते हैं। और स्ट्रेस के कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी नपुंसकता तक हो सकती है। आगे चलते हैं प्रदर्शन पे तनाव का प्रभाव। तो जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, ठीक है, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है ना, उसकी जो उत्पादकता वो कम हो जाती है। जितने दिनों में उसको एक प्रोजेक्ट काम करने खत्म करने के लिए दिया गया था, उससे ज्यादा कहीं वो टाइम लगा लेता है, तो उसके प्रदर्शन पे तनाव का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। नौकरी के प्रदर्शन और तनाव के बीच में 4 संबंध होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब कुछ खास याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। देखो फिर भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ, तो आप यहाँ से रीड करना स्टार्ट करो। यहाँ से करें आप, नौकरी के प्रदर्शन और तनाव के बीच 4 संबंध, ठीक है। और फिर इसको मतलब राइट साइड करते जाए, ठीक है, आप में से कोई भी एक। नौकरी के प्रदर्शन व तनाव के बीच 4 तरह के रिलेशंस होते हैं। देखो, एक जब हम कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं तो हम वहां पे किस तरह से परफॉर्म कर रहे होते हैं, और हमारे काम करने के दौरान हम जो स्ट्रेस फील करते हैं, उसके बीच 4 तरह के रिलेशंस होते हैं। पहला है एक नकारात्मक रैखिक संबंध, दूसरा है एक सकारात्मक रैखिक संबंध, तीसरा है यू आकार का संबंध, और दोनों में से किसी प्रकार का संबंध नहीं होना। ठीक है, तीनों में से किसी प्रकार का संबंध नहीं होना है, ये दोनों नहीं है, तीनों है, लिखने में गलती हुआ है। तो दोस्तों जब हम कहीं पे काम कर रहे होते हैं और हमारा जो तनाव होता है ना, उसके बीच में 4 तरह के रिलेशंस होते हैं। पहला है एक नकारात्मक रैखिक संबंध। इसमें क्या है, नौकरी का स्थायी तनाव कर्मचारियों के लिए अप्रिय अनुभव होता है। इससे कार्यस्थल पे हानिकारक परिस्थितियां बनती है तथा लोग अपने समय एवं ऊर्जा को खो देते हैं। इससे उनके प्रदर्शन पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जब कोई भी कर्मचारी नौकरी के दौरान मतलब उसके साथ में बिहेवियर गलत हो गया, संगठन के अंदर कल्चर अच्छा नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था कि कोई कर्मचारी किसी संगठन में काम करता है और उसके तनाव में कितना तनाव फील करता है, तो 4 तरह के संबंध होते हैं। एक नकारात्मक रैखिक संबंध होता है, तो जिसके अंदर मतलब अगर कोई भी कर्मचारी काम करने के दौरान अगर अप्रिय अनुभव करता है, ठीक है, मान लो किसी ने कुछ कमेंट पास कर दिया, उसको अच्छा नहीं लगा, तो वहां पर मान लो बुली कर रहे हो उसको, ठीक है, उसके शरीर को लेके या फिर उसके काम को लेके कि तेरे को काम नहीं आता है, तो एक नकारात्मक कार्य संस्कृति वहां पे बन जाती है, नेगेटिव वर्क कल्चर बन जाता है। उसकी वजह से दोस्तों जो एक एम्प्लॉय होता है वो अपनी एनर्जी को खो देता है और उसके परफॉर्मेंस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये होता है एक नकारात्मक रैखिक संबंध। फिर दोस्तों एक सकारात्मक रैखिक संबंध क्या होता है दोस्तों, एक जब आप देखो जैसे कि आपकी नौकरी लगेगी तो आपके अंदर काफी सारी एनर्जी होगी। तो मैं आपको बता रहा था एक सकारात्मक रैखिक संबंध। तो इसमें बताया मैंने कि जैसे कि हमारी नौकरी लगी तो काफी बढ़िया एनर्जी रहती है, ठीक है, और मोटिवेशन भी रहता है कि जो चैलेंज आएगा मेरे सामने मैं उसको पूरा करूंगी या करूंगा, कंपनी के अंदर कितनी कठिनाइयां हो मैं उससे पार चली जाऊंगा, चला जाऊंगा। तो ये होता है अच्छा तनाव। तो अच्छा तनाव है दोस्तों, हमें हमेशा प्रोग्रेस करवाता है, ठीक है, और हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होने लगता है। तो एक नकारात्मक रैखिक संबंध में तो कर्मचारी नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, नेगेटिव रूप से वो स्ट्रेस लेता है, जबकि एक सकारात्मक रैखिक संबंध में जो एम्प्लॉय है वो अपनी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उसको मोटिवेशन आता है, वो अच्छा स्ट्रेस लेता है। यू आकार का संबंध क्या है, व्यक्ति को इतना औसतन तनाव तो चाहिए कि वह किसी कार्य को करने हेतु प्रेरित हो, क्योंकि बिल्कुल भी तनाव नहीं होने के कारण वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। देखो, काम करने के लिए क्या चाहिए, स्ट्रेस चाहिए, ठीक है, ऑफिस के अंदर क्यों जा रहे हो, घर परिवार चलाना है, ठीक है, और अपना मतलब प्रोडक्टिव काम भी करना, वहां पे आगे चल के प्रोग्रेस करनी है, अच्छे पोस्ट पे पहुंचना है, ये अच्छा स्ट्रेस है। पढ़ क्यों रहे हो, अच्छे घर के अंदर शादी हो जाएगी, अच्छा घर होगा, घर वालों को अच्छा इलाज करा पाएंगे,
है ना, लाइफ अच्छी बीतेगी इसलिए पढ़ रहे हैं, राइट। तो ये अच्छा तनाव है और अच्छे तनाव को यूज स्ट्रेस कहते हैं अपन। चौथी प्रकार की स्थिति है, चौथा प्रकार संबंध, दोनों में किसी प्रकार का संबंध नहीं। तो इस संबंध का समर्थन करने वाले विद्वान मानते हैं कि व्यक्ति तर्क संगत है, वह अपने प्रदर्शन हेतु चिंतित रहता है, तनख्वाह मिलने पर भी आगे बढ़ने की प्रेरणा से वह प्रदर्शन करता है, इसके लिए उसको तनाव लेने की जरूरत नहीं होती। एक संगठन में लक्ष्य प्राप्ति को ज्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए यदि बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत भी होती है तो कर्मचारी अपने तनाव को अलग रखकर तुच्छ कार्यों को अनदेखी कर प्रदर्शन करता है। तो दोस्तों यहाँ पे कई विद्वान मानते हैं कि जब कर्मचारी काम करता है संगठन के अंदर तो किसी प्रकार का उसको तनाव नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करना है, मेरे को अच्छा प्रदर्शन करना है, तभी है मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो कई विद्वान मानते हैं कि मतलब कोई भी प्रकार का रिलेशन नहीं होता, ना तो नेगेटिव रिलेशन है ना ही पॉजिटिव रिलेशन है, किसके बीच में, स्ट्रेस और नौकरी के परफॉर्मेंस के बीच में, है ना। ये आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तनाव का चैलेंज, हिंड्रेंस, मॉडल व प्रदर्शन के साथ में संबंध है। दोस्तों क्या पता यही 5 नंबर का सवाल आपको देखने के लिए मिल सकता है, चांस कम बन रहा है बट पढ़ लेते हैं इसको। तनाव का चैलेंज हिंड्रेंस मॉडल क्या है? इस मॉडल के अनुसार कार्य स्थल का तनाव दो तरह का होता है। ऐसे तनाव जो व्यक्ति के उन कार्यों के कारण उत्पन्न होता है जिस पर उसका नियंत्रण होता है, जैसे कि समय और कार्यभार का दबाव, उच्च स्तर की जिम्मेदारी, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्ट्रेस जो कि इंसान के कार्यों से निकल के आता है, जैसे कि किसी पर काम का बर्डन है काफी ज्यादा डाल दिया, है ना, या फिर बहुत बड़े लेवल की उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। अब हम हैं ग्रुप सी के अधिकारी, हमें ग्रुप ए के अधिकारी जितना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो हम स्ट्रेस में आ जाएंगे, सीधी सी बात है। ऐसे तनाव जो कि उन कारकों से उत्पन्न होता है जिस पर व्यक्ति का नियंत्रण ना हो। तो काफी सारी सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर हमारा बिल्कुल भी मतलब चलता नहीं है, हमारी बातें नहीं चलती हैं, हमारा बस भी नहीं चलता, लेकिन फिर भी वहां से स्ट्रेस आता है, जैसे कि संगठन की नीतियां। अब संगठन की नीतियां तो बड़े अधिकारी बनाएंगे, हम तो सिर्फ वहां पे काम कर रहे हैं, लेकिन नीतियों की वजह से वहां पे स्ट्रेस आ सकता है कर्मचारी को। लाल फीता सही, रेड टेपिज्म, यानी कि कंपनी के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं अगर वो काफी ज्यादा टफ और कठोर नियम बना देते हैं उसकी वजह से कर्मचारी तनाव में आ जाएगा। कार्य भूमिका यानी कि काम करने के लिए जो भूमिका उसको दी गई वो स्पष्ट नहीं हो, जैसे कि आपको अगर हिंदी टाइपिंग आती है लेकिन आपको इंग्लिश टाइपिंग के लिए बता दिया तो इंग्लिश आती, टाइपिंग आती नहीं है, तो कार्य भूमिका स्पष्ट नहीं होने से स्ट्रेस आ जाएगा। अपर्याप्तता, संसाधनों की अपर्याप्तता, जैसे कि लैपटॉप पे कोई वीडियो एडिटिंग कुछ भी करना है लेकिन लैपटॉप पे नहीं है, तो संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण भी तनाव आता है। ये दोनों ही कारक व्यक्ति के प्रदर्शन, तो दो कारक कौन से थे यहाँ पे? तो पहला कारक व्यक्ति के उन कारकों से कार्यों से आता है जिस पर उसका कंट्रोल होता है, दूसरा व्यक्ति का कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। तो दोनों ही कारक व्यक्ति के प्रदर्शन तथा उसके व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करते हैं। अगर सामाजिक समर्थन मिले तो कर्मचारी उच्च तनाव की स्थिति में बेहतर प्रदर्शन कर पाता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न व तनाव से इसका संबंध है। देखो ऑफिस के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट होता है, सेक्सुअल हरासमेंट दोस्तों रेप भी हो सकता है ना, और किसी ने अश्लील हरकतें की, किसी ने कोई गंदा कमेंट पास किया, किसी ने वीडियो फोटो इस तरह की भेजी कि हमारी जो गरिमा है, हमारी जो रेपुटेशन है वो हमें अच्छा नहीं लगा, ठीक है, ये कहलाता है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, ठीक है। तो 2013 में भारत सरकार के द्वारा एक अधिनियम बनाया गया था, ये मुझे केस राजस्थान हाई कोर्ट और विशाखा नाम से एक केस था, उसी की सुनवाई में ये अधिनियम बनाया था सरकार ने। भारत में 2013 में कार्यस्थल पे महिलाओं का यौन उत्पीड़न, इसकी रोकथाम, निषेध यानी कि प्रोहिबिशन और निवारण यानी कि प्रिवेंशन अधिनियम बनाया गया, ठीक है। तो इसकी सहायता से काम कार्यस्थल पर महिलाओं को एक सुरक्षित स्थान देने की कोशिश की गई। यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिला कर्मचारी का मनोबल यानी कि उसका कॉन्फिडेंस टूटता है। वर्तमान में बहुत से संगठन महिला कर्मचारियों के प्रति सहिष्णु हो गए हैं। सहिष्णु का मतलब यानी कि वो आदमियों को भी उतनी ही प्रायोरिटी दे रहे हैं जितने की महिला को दे रहे हैं, और महिला के राइट भी है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। रिश्तों पर तनाव का क्या प्रभाव पड़ता है? देखो एक कर्मचारी अगर एक एम्प्लॉय ऑफिस के अंदर जाता है सुबह 7 बजे, ठीक है, तो वहां पे स्ट्रेस में है,
तो दोस्तों ना तो वो अपने सहकर्मी यानी कि कलीग्स के साथ अच्छे से बात करेगा, बॉस के साथ भी अच्छे से बात नहीं करेगा, अगर वहां पर उसकी कोई फ्रेंड है तो वहां पर भी उससे अच्छे से बात नहीं करेगा। तो उसकी फ्रेंड सर्कल से भी रिश्ते खराब, उसके रिलेशनशिप भी खराब, घर पे आया इरिटेशन हुआ उसको, बच्चों पे मतलब बच्चों को चिल्लाया, ठीक है, वाइफ पर चिल्लाया, अपने घर वालों से रिलेशन उसने खराब कर लिए। तो कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी, अधीनस्थ कर्मचारी, अधीनस्थ का मतलब होता है सब ऑर्डिनेट एम्प्लॉयज यानी कि उस पद के नीचे आने वाले कर्मचारी, तो सबके साथ में रिश्ते खराब हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब कर्मचारी किसी मसले को लेकर उलझ जाते हैं तो उनके बीच मतभेद तथा विचारात्मक संघर्ष होते हैं, इसी इससे उनका तनाव हो सकता है। तो मान लो ऑफिस के अंदर डिबेट छिड़ गई किसी भी बात की कि यार बॉस ने तेरे को अच्छा काम क्यों दिया है जबकि मेरे को अच्छा काम क्यों नहीं दिया, जबकि मेरे को तो आता है, ठीक है। तो वो कारण बताने लगा कि मेरी तो सैलरी भी बॉस ने ज्यादा कर दी, तेरी तो की भी नहीं, ठीक है। और कोई भी टॉपिक पे मतलब डिबेट अगर हो और एम्प्लॉय उससे भी स्ट्रेस में आ सकता है। कई बार कार्यस्थल पर शारीरिक हिंसा भी हो सकती है, जैसे कि कोविड-19 के दौरान भारत के अनेक चिकित्सकों के साथ मारपीट की गई। देखो लोग कितने हरामी टाइप के होते हैं, मतलब कि अपने घर वालों को हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहां पर डॉक्टर पे ही कूदने लगते हैं, ठीक है, डॉक्टर से ही मारपीट करने लगते हैं, राइट। ये कोरोना के अंदर ये काफी सारी घटनाएं देखी गई थी। तो कार्यस्थल पर शारीरिक हिंसा यानी कि फिजिकल वायलेंस से भी इंसान है, और जो जिस डॉक्टर के साथ में मारपीट हुई है वो तो एटलीस्ट स्ट्रेस में ही आ जाएगा। पारस्परिक संघर्ष यानी कि म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट से कर्मचारी को तनाव से उत्पन्न शारीरिक विकारों से गुजरना पड़ता है। ऐसे में कर्मचारी को धूम्रपान, शराब पीने की लत लग सकती है तथा नौकरी छोड़ने के इरादे उसके मन में चलते रहते हैं। अब देखो स्ट्रेस बहुत से कारणों की वजह से आ सकता है। ऑफिस के अंदर बातें चल रही है कुछ भी, ठीक है, या घर के अंदर कुछ बात चल रही है, या फिर रिलेशनशिप में कोई बात ऐसी हो गई जिसके कारण इंसान को स्ट्रेस आ गया, तो उसके कारण क्या करता है, इंसान एडिक्ट हो जाता है, नशे का शिकार हो जाता है, उसे नशे अच्छे लगने लगते हैं, वो स्मोकिंग करता है, वो दारू वारू पीने लगता है, ठीक है। आगे लिखना अपने को, तनावग्रस्त कर्मचारी अपने घर में भी तनाव लेके आता है। जिससे इंसान को स्ट्रेस होता है ना, उसकी आसपास का जो ओरा होता है, ओरा मतलब आभा मंडल, आभा मंडल मतलब हर इंसान की एनर्जी होती है एक, ठीक है। तो जो इंसान हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, स्माइल रहता है, उसके पास देखना, आप बैठेंगे उसके पास में, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि उसके पास में गुड वाइब्स है, उसके पास में गुड एनर्जी है, उसका ओरा अच्छा है, ठीक है। लेकिन जो इंसान पहले से ही चिंता में डूबा हुआ है, खुद को लो फील करवा रहा है कि मैं तो ऐसा ही हूं, मैं ऐसी हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो वो जिससे बात करेगा ना उसको भी तनाव में वो लेके आ जाएगा, और उसका जो व्यवसायिक जीवन है यानी कि और उसकी प्रोफेशनल लाइफ, उसकी जो पारिवारिक जीवन है वो भी खराब हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमने तनाव का स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा, इसमें रिश्तों पर प्रभाव पड़ लिया, ठीक है। और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिला जो कर्मचारी है वो स्ट्रेस ले लेती है, इसकी वजह से उसकी जो प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता वो कम हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों तनाव का चैलेंज हिंड्रेंस मॉडल क्या बताया मैंने, कि मतलब ऐसे दो कारक, पहले एक फैक्टर पर तो उसका नियंत्रण था और दूसरे पर नहीं था। जैसे कि पहले पे था जैसे कि काम कितना उसको करना है इस पर उसका कंट्रोल है, लेकिन उसने ज्यादा काम ले लिया, ज्यादा काम मंगवा लिए तो उसको स्ट्रेस आ गया। और दूसरे कारक ऐसे हैं जिन पर उसका कोई बस नहीं चलता, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, संगठनात्मक नीतियां, रेड टेपिज्म, ठीक है, और मतलब रिसोर्सेज उसके पास में कम है। तनाव का चैलेंज हिंड्रेंस मॉडल ये पढ़ लिया है, राइट। चार प्रकार के हमने संबंध देखे थे। एक एक नकारात्मक रैखिक संबंध, ये संबंध किस में देख रहे हैं, जब जहां पे जॉब परफॉर्मेंस हो रहा है और जहां पे स्ट्रेस एक एम्प्लॉय ले लेता है, तो नौकरी के प्रदर्शन व तनाव के बीच चार संबंध हमने देखे हैं। नकारात्मक रैखिक संबंध, एक सकारात्मक रैखिक संबंध, यू आकार का संबंध, और दोनों में से किसी प्रकार का संबंध नहीं, ये हमने पढ़ा है। प्रदर्शन का तनाव पे क्या प्रभाव पड़ता है वो हमने पढ़ा, ठीक है। तनाव के कारण दोस्तों कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, एलर्जी हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, हेडेक हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, कैंसर हो सकता है, बर्नआउट हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, खांसी जुकाम, ठीक है, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, अपराध बोध हो सकता है, यानी कि जो किया है मैंने ही किया है, मैं ही अपराधी हूँ हर चीज का, मैं ही गलत हूँ, इस तरह की सोच। फिर पेप्टिक अल्सर हो सकता है, और इसके अलावा थ्रोम्बोसाइट्स हो सकता है जिसमें ब्लड क्लोटिंग हो जाती है बॉडी के अंदर, और और भी लिख सकते हैं जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स यानी कि रक्त वाहिनी विकार या दिल से संबंधित बीमारियां हो सकती है। बस ये अपने को चैप्टर 6 में याद रखना है।
खत्म होता है ये चैप्टर।